फाइनली आज वित्त मंत्री की तरफ से एक ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला, बूस्ट देने वाला बजट पेश हुआ और इस बजट के बाद बाजार ने भी अपनी प्रसन्नता दिखाई है। अब बड़ा सवाल है कि इस बजट में ऐसी क्या खास बातें हैं जो बाजार, इकोनॉमी और देश को आगे की दिशा देगी, ये जानना है ज़रूरी है। और इसे बताने के लिए बाजार के सबसे बड़े दिग्गजों का एक दमदार पैनल अब मेरे साथ कार्यक्रम में हो रहा है शामिल। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं एबेकस एसेट मैनेजर एलएलपी के फाउंडर सुनील सिंघानिया साहब है हमारे साथ इस वक्त। मधु केला साहब हैं जो एमके वेंचर्स के फाउंडर हैं। एक और फाउंडर हैं हमारे साथ और वो हैं रामदेव अग्रवाल सर, चेयरमैन और को फाउंडर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के, और कोटक एएमसी के ग्रुप प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह साहब भी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बजट के बाद क्या कुछ डायरेक्शन हमें मिल रहा है और ये कैसा रहा बजट, ये जानने की कोशिश करते हैं। रामदेव सर, सबसे पहले आपके पास बताएं सर, पसंद आया बजट? हाँ, बजट तो कम से कम एक हेडेक खत्म हो गया, बजट निकल गया बाहर और कोई निगेटिव नहीं आया, वो सबसे बड़ी बात है। ऐसा बहुत पॉजिटिव भी, ऐसा किसी को बहुत ज्यादा उन्होंने कोई पर्टिकुलर सेक्टर को बहुत ज्यादा पुश किया हुआ ऐसा नहीं है, बट काफी बैलेंस था एंड नॉट मेनी, नो निगेटिव्स एक्चुअली। सो बट आपका जो जीडीपी ग्रोथ रेट जो 8-8.5% की बात कर रहे हैं, यदि वो आ गया तो आपको कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा रहेगा। सी, शेयर बाजार में बैठ के एक ही देखने का है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट इज गोइंग विच वे। तो कॉर्पोरेट टैक्स में कुछ अंतर नहीं पड़ा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर काफी बढ़ रहा है, कैपेक्स में काफी इजाफा है। और अभी जो उन्होंने बात की, जो 13-14% से इकोनॉमी एक्सपांड होगा, तो उसके हिसाब से 260 लाख करोड़ का इकोनॉमी बन जाएगा और उसमें करीब आपका सो वी आर टॉकिंग अबाउट $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी। यदि ऐसा हुआ, जो आगे 12 महीने में डिपेंड होगा, मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट प्रॉफिट अच्छे से ग्रो होंगे और उसके चलते बाजार का, मतलब बाकी तो बाजार बहुत कॉम्प्लेक्स जगह है जहां पर आपको ग्लोबल, लोकल सब कुछ काम में आता है, लेकिन लोकली कोई आपको कॉर्पोरेट प्रॉफिट की वजह से कोई चिंता नहीं आएगी। तो ईपीएस बराबर आएगा और पी जो है वो थोड़ा डिपेंड करता है एफआईज क्या करते हैं, थोड़ा ग्लोबल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, लोकल में क्या होता है। थोड़ा हो सकता है ये बजट इन्फ्लेशनरी भी हो, तो ग्लोबल इन्फ्लेशन भी है, हो सकता है लोकल इन्फ्लेशन भी हो, उसके चलते हो सकता है कि थोड़ा सा पी मल्टीपल साइड मार्केट री रेटिंग ना करे, थोड़ा मार्केट डी रेटिंग भी कर सकता है। तो रामदेव सर थोड़े से कॉशियसली पॉजिटिव मुझे नजर आ रहे हैं इस बजट को लेकर। मधु सर, आपका क्या व्यू बना है? बजट अच्छा, खराब, न्यूट्रल? अनिल जी, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा बजट, क्योंकि क्या है, ये तो इवेंट हो जाता है, फिर एक असेसमेंट करने से पता चलता है। तो जी बजट में हम दो तीन चीज़ें मेनली जो देखते हैं अनिल जी हमेशा से, एक जो है क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी नंबर्स की, बिकॉज बजट अल्टीमेटली इज ए स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द गवर्नमेंट, दैट इज़ द एसेंशियल पार्ट। तो मैं जो लास्ट 3 साल से स्पेसिफिकली देख रहा हूँ, इनके नंबर्स बहुत क्रेडिबल हैं। हम अब ये जो बोल रहे हैं ना, हम इनको रिलाई कर सकते हैं कि ये नंबर्स आएंगे। इसके पहले जो था, अभी आप समझ जाओ 2 लाख करोड़ रुपया एफसीआई को देना बाकी है, 1.5 लाख करोड़ रुपया एनएचएआई को देना बाकी है, 1 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड इशू किए हुए हैं। तो आप वो फिस्कल डेफिसिट का नंबर फिर कुछ भी दिखा दो, उसमें फिर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो वी कैन से दैट दीज नंबर्स आर वेरी क्रेडिबल। नाउ वी हैव मोर डिटेल्स एंड आई हैव सीन इन डिटेल्स, चाहे वो कलेक्शन ऑफ टैक्सेशन को लेके हो या एक्सपेंडिचर साइड में हो, गवर्नमेंट आई कैन से हैज बीन रीजनेबली कंजर्वेटिव। मतलब वी कैन रिलाई दिस नंबर एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट दे मे डू बेटर देन दिस नंबर्स। तो वो एक बात है। दूसरा, आपको जैसे मैंने बोला, क्लीन अप हो चुका है। और अब तीसरा अनिल जी, ये कोई रिफॉर्म पहले के ज़माना नहीं रहा ना कि साल में एक बार एक दिन रिफॉर्म होगी। तो यहाँ तो हमेशा कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के साइड से रिफॉर्म चलती रहती है। तो ये वो कोई इवेंट नहीं था जिसमें हम देख रहे थे कि गवर्नमेंट कोई डिसेसिव पॉलिसी चेंज या पॉलिसी डायरेक्शन नया देगी क्या। चौथा, मैं बोलूँगा कि इवन दो इट वाज एन इलेक्शन ईयर, कहीं पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि सरकार ने कोई पैसा स्प्लर्ज कर दिया। सी, दैट्स अनदर पॉइंट विद द रेटिंग एजेंसी एक्सेट्रा विल लुक एट। तो कहीं पे स्प्लर्ज नहीं है, essentially they've been conservative
even in on the expenditure side even last year. So overall अनिल जी अच्छा बजट है, क्रेडिबल नंबर्स हैं. अगर नंबर्स इससे बेटर आएंगे तो क्रेडिबिलिटी और बढ़ेगी. और ये जो गवर्नमेंट की बारोइंग को लेके एक जो त्राई मच गई है बाजार में कि बड़ा नंबर आ गया, बॉन्ड डील बढ़ गया, इसमें अगर आप देखो आज फाइनेंस मिनिस्टर ने आके बोला होता 65,000 की जगह हम 1,65,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रखेंगे. आप मैं कोई डिस्प्यूट कर सकते थे उसको, लास्ट ईयर भी नहीं किया, इस बार भी नहीं करते थे. वो अगर 1 लाख करोड़ में घटा दूं तो सारे के सारे नंबर पूरे लाइन पे आ जाएंगे. 1 लाख करोड़ से बोरोइंग घट जाएगा, आपका फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा 6.4 की जगह 6.1. पर उन्होंने वो नहीं किया है, जबकि वहां पे वो होने का चांस है कि डिसइन्वेस्टमेंट एक्चुअली 65,000 से काफी ज्यादा हो. तो पहली बार नीलेश भाई ऐसा लग रहा है कि जो सरकार कह रही है, जो वित्त मंत्री कह रही है, ऐसा लग रहा है कि ये जो टिपिकल बेस्ट गवर्नेंस वाली आईटी कंपनियां होती है जो कहती कम है करती ज़्यादा है, उस तरह का आंकड़े दिख रहे हैं. राइट, कि जो कह रही है उससे ज़्यादा अचीव कर पाएंगी. ऐसी मैथमेटिक्स है, आपको भरोसा है? अनडाउटेबली अनिल भाई, जैसे मधु भाई ने बताया कि इस बार के नंबर्स बहुत ही कंजर्वेटिव है. टोटल रेवेन्यू रिसीट ग्रोथ 6% है, जबकि इस साल में ही 27% से ज्यादा हुआ है. डाइवेस्टमेंट का टारगेट ऑलमोस्ट मतलब 1 लाख करोड़ से कम है. हालांकि डाइवेस्टमेंट पॉलिसीज तो चालू ही है. इवन स्मॉल सेविंग्स का भी मैं नंबर देख रहा था, वहां पे भी 1 लाख करोड़ से कम की एस्टिमेट की है. तो मेरे हिसाब से ये जो नंबर्स आए हैं, चाहे रेवेन्यू रिसीट के हो, चाहे नॉन टैक्स रिसीट के हो, चाहे टैक्स रिसीट के हो, वो बहुत ही कंजर्वेटिव लगते हैं. और इस बार शायद इसमें अंडर प्रॉमिस और ओवर डिलीवरी का माहौल बन सकता है. ये अंडर प्रोमिस ओवर डिलीवरी. लेकिन इस बार जो बजट वित्त मंत्री का था चौथा, और सुनील जी शॉर्ट एंड स्वीट कहा जा सकता है, क्योंकि 1 घंटा 31 मिनट, इन 4 बजट में सबसे छोटा बजट यही था. और इस बजट में कहीं कोई ऐसे झटके ना लगे, ये भी बात सही. लेकिन इस बजट में सबसे ज़्यादा स्वीट वो क्या लगा आपको, वो बताइए. सर जैसे आपने कहा शॉर्ट तो था ही 100%, बहुत ही सिंपल था. इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं था बजट में. नॉर्मली क्या होता है ना अनिल जी, बजट जब भी पढ़ रही होते फाइनेंस मिनिस्टर, तभी हम सब एक्सपर्ट कुछ ना कुछ उसमें प्लस माइनस खोजते हैं. उसके बाद में शाम को 4-5 बजे तक उसमें ऐसी गुगली निकलती है जिससे सब हैरान परेशान हो जाते हैं. इस टाइम कोई गुगली नहीं आई है. तो आई थिंक ये बजट बहुत ही एक सिंपल बिजनेस एज यूजुअल, कंजर्वेटिव तो 100% था ही. बट बोले ना, कुछ किसी चीज़ को छेड़खानी नहीं की. जो अच्छी चल रही है चीज़ें, ना कोई इनकम टैक्स में कुछ ऊपर नीचे किया है, ना कोई जीएसटी में, ना कोई कस्टम्स में छोटा मोटा इधर उधर किया है. बट बाकी बहुत ही सिंपल पॉलिसी डॉक्यूमेंट, बहुत ही शॉर्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंट, फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ वॉट एवर यू डू. जो व्यापारी है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसको एक कंसिस्टेंसी का माहौल मिले, जिससे जो कैपेसिटी लगाने में उनको एक एनकरेजमेंट मिले. और आई थिंक मुझे सबसे अच्छा वो भी लगा कि पब्लिक सेक्टर तो ठीक है केपेक्स, बट प्राइवेट सेक्टर केपेक्स को भी जो 1 साल इंक्रीज करके जो टर्म है 15% लोअर इनकम टैक्स का, उससे आई थिंक प्राइवेट सेक्टर केपेक्स को भी बहुत अच्छा बढ़ावा दिया. तो बहुत ही समझदारी से और बहुत सोच समझ के बजट प्रेजेंट किया हुआ है. और 100% रेवेन्यू टारगेट्स ओवर अचीव होंगे. हो सकता है अपने जो अगला जो बजट है वो 24 इलेक्शन के पहले का लास्ट बजट हो, तो मे बी वो थोड़ा एक बफर बना रहे हैं कि अगर कुछ पॉपुलिस्ट पॉलिसीज करनी भी हो तो हमारा फिस्कल डगमगाएगा नहीं तब. डेफिनेटली. लेकिन पॉपुलिस्ट पॉलिसी करनी होती तो शायद ये बजट भी बुरा नहीं था उनके लिए, क्योंकि जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ, जिस तरह से उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों ही ऐसे राज्य जहां किसान और रूरल पर फोकस काफ़ी ज़्यादा है. लेकिन नीलेश भाई, इसके लिए बड़ी पॉलिटिकल विल चाहिए कि इस तरह का कोई बजट में कदम ना उठाएं जो कि आपको पॉपुलिस्ट दिखाए. क्या ये बड़ा काम किया है इन चीज़ों से परहेज करके वित्त मंत्री ने? डेफिनेटली अनिल भाई, मतलब अगर आप डेमोक्रेसी में इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो आपको सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी का ध्यान रखना पड़ेगा. और हमेशा हमने देखा था कि हम
शॉर्ट टर्म गेन देते थे लोगों को, चाहे फिर उसमें लॉन्ग टर्म पेन क्यों न हो। इस बार सरकार ने सीधा मतलब सेंटिनरी ईयर के लिए पोजीशनिंग किया है। उन्होंने कहा है कि हम निवेश करेंगे, हम अच्छे अच्छे पॉलिसीज रेगुलेशन बनाएंगे और उम्मीद करेंगे कि एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, टैक्स पेयर्स इसके ऊपर अपना कारोबार बनाएंगे। एंड अनिल भाई, इजाजत है तो मैं कुछ चीजें जो बजट में वो आपके सामने पेश करना चाहूंगा। जी जी प्लीज। डिफेंस अलोकेशन में देखिए, कैपिटल आउटले में 68% लोकल मैन्युफैक्चरर के लिए, ये बहुत ही अच्छी चीज है। अगर हमारा देश अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरर के पास से माल नहीं खरीदेगा तो बाहर वाले क्यों खरीदेंगे। और अभी हमने देखा है कि ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस और वियतनाम में बेच रहे हैं। दूसरा, आप देखिए, हम ऑयल सीड्स एंड मिलेट्स की हमेशा इंपोर्ट करते थे, अब उसको यहाँ पे इनकरेज करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। पल्सेस में हमने ऑलरेडी काफी हद तक इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम कर दी। We are now the world's largest producer of pulses as well as importer of pulses. बट अगर वही सक्सेस हम ऑयल सीड्स और मिलेट्स में कर पाए तो फार्मर को फायदा होगा। रिवर लिंकिंग के लिए बात कर रहे हैं, इंटर ऑपरेटेबिलिटी फॉर इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी एंड बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी की बात कर रहे हैं, डिजिटल बैंकिंग की बात कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, एनवायरमेंटल एंड सोशल स्टैंडर्ड्स के लिए इस बजट में काफी बातें की है। तो हम एग्रीकल्चर से लेके फिनटेक एंड डिजिटल तक सारी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये बजट एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। सरकार पॉलिसी बनाएगी, रेफरी बन के खेलेगी और हम लोग प्लेयर बन के मैच जीतने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने बताया नीलेश भाई, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि किस तरह से लॉन्ग टर्म विजन के साथ इंडिया को एक बड़ा पावर हाउस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल कर आ रही इस बजट में, जिससे हम उन पर हम करेंगे बातचीत हमारे दिग्गजों से। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। बजट 2022 ग्रोथ बूस्टर। जी हाँ, ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में वो सब कुछ किया गया है जो शायद इकोनॉमी को ज़रूरत है। हमारे दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त, सुनील सिंघानिया साहब, नीलेश शाह साहब, मधु केला साहब और साथ ही रामदेव सर। मधु सर, एक थीम जो लगातार आप पिछले एक साल से लगातार कहते हैं, आप भी सुनील सर भी, कि कैपेक्स, जो कुछ भी प्राइवेट सेक्टर की तरफ से या सरकार की तरफ से बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर होने जा रहा है इकोनॉमी में, वो बड़ा काम करेगा। इस बजट में वित्त मंत्री ने सबको चौंकाया है 7.5 लाख करोड़ के कैपेक्स का टारगेट रखकर। क्या असर आप इसका पड़ते हुए देखते हैं? तो अनिल जी, काफ़ी पॉजिटिव असर पड़ेगा, क्योंकि ये जो कैपेक्स का नंबर था ये लास्ट ईयर करीब 5,30,000 करोड़ था, और अगर इस बार 7.5 लाख करोड़ होगा, और जो खर्चा होने का पूरी उम्मीद है, लास्ट टाइम अपने को फॉरगेट नहीं करना चाहिए कि कोरोना था, एक अगर सरकार खर्चा करना चाहती भी थी तो खर्चा नहीं कर पाई, पर इस बार अगर वो 7.5 लाख करोड़ का खर्चा होगा और जो करीब 2.25 लाख करोड़ ऊपर है कंपेयर टू लास्ट ईयर नंबर, तो काफ़ी सारे सेक्टर्स को इसको बूस्ट मिलेगा, चाहे वो ईपीसी कंपनीज हो, चाहे वो कैपिटल गुड्स कंपनीज हो, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन वाली कंपनीज हो। तो आई एम क्वाइट पॉजिटिव। और इसके साथ साथ एक तो सरकार का खर्चा है, दूसरा अगर कोई भी टॉप इंडस्ट्रीज से अभी आप बात करो, चाहे वो मिस्टर अडानी हो, अंबानी हो, किसी भी टॉप इंडस्ट्री से बात करो, अब सब लोग बात कर रहे हैं कि हमको कैपेक्स को रिवाइव करना है और हमको नया इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये जो दोनों चीज़ें कपल्ड होके जो आ रही है, प्राइवेट एंड पब्लिक कैपेक्स, ये कैपेक्स सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड ब्रॉडली थर्डली जो है ना, एक कैपेक्स को और जो बढ़ावा देने वाली बात है वो है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, जो आपका आत्मनिर्भर भारत है, और जो चाइना प्लस एक जो बड़ी जो थीम मुझे जो लगती है काफ़ी साल तक जो लास्ट करेगी, जो कैपेक्स को और बढ़ावा देगी, तो ओवरऑल इस सेक्टर में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी। अनिल जी, हमको मेहनत करके सिर्फ अच्छी कंपनियां निकालनी है बस।
बिल्कुल ठीक बात है। अच्छी कंपनियां आपको निकाली, और ये इन कंपनियों पर जो असर पड़ता है रामदेव सर, उसी पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपका तो फंडा बहुत क्लियर है कि मैक्रो अपनी जगह है, लेकिन अल्टीमेटली कंपनियां कमाती कितना है उसी से बाजार चलेगा। क्या आपको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर भी इसके साथ साथ आएगा? अगर सरकार को 7.5 लाख करोड़ खर्च करना है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर, तो क्या प्राइवेट सेक्टर की कमाई पर, प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट पर भी इसका असर आएगा? क्या वहां पर ज़्यादा मौके बनेंगे? ये देखिए, सरकार जो है अभी 2000 इसमें ग्राफ दिया है जिसमें उसके हिसाब से 2014 में सिर्फ 2 लाख करोड़ का था कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो अभी हो गया है 7.5 लाख इस साल के लिए। तो 7 साल में उन्होंने 5 गुना किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और 25% से हर साल वो बढ़ते आ रहा है। इस साल भी 25% उन्होंने बढ़ाया है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसका इफेक्ट तो पॉजिटिव ही आएगा। अब इसमें सवाल ये है कि जो आपका हाउस होल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और कॉर्पोरेट कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और ये गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट ने तो अपना काम कर दिया। अब कॉर्पोरेट साइड से प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ कि भाई आपका डिमांड कितना बढ़िया है। सो डिमांड कोविड के चलते काफी डिस्ट्रक्शन हो गया था, और वही एक मुझे लगता है कि इस बजट में कोई कमी है, तो वो है कि जिस सेक्टर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसके जहाँ से जॉब उठा है, जहाँ पर से डिमांड खत्म हो गया है, उसको डायरेक्ट डिमांड बूस्टिंग कोई ना कोई मेजर लेना था। चाहे उनका जीएसटी कम करो, चाहे आप उस सेगमेंट के एम्प्लॉयज को कुछ खर्च करने के लिए दो, तो वो डिमांड बिल्डअप का काम नहीं किया उन्होंने। और उसके चलते मुझे लगता है कि प्राइवेट कैपेक्स जो है वो बहुत सेलेक्टिव रहेगा और स्लो टू बिल्डअप रहेगा, बिकॉज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी भी काफी कम है कोविड के चलते। तो जहाँ जहाँ पर जैसे ऑटोमोटिव है, तो वहाँ पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत कम है, तो वहाँ पर नए फैक्ट्रीज नहीं आएंगी। आपके कई कई जगह है जहाँ पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है। सो वो एक चीज मिसिंग है। लेकिन मेरे लगता है कि ये जो गवर्नमेंट का कैपेक्स है उसके चलते आपका यदि इकोनॉमी ग्रोज एट 8-9%, तो आपका सेकेंड हाफ में मेरे को लगता है कि प्राइवेट कैपेक्स विल पिक अप बिग टाइम। सो यस, बाय द एंड ऑफ द ईयर वी शुड बी हैविंग प्राइवेट कैपेक्स एज वेल एज गवर्नमेंट का तो कैपेक्स चालू है। तो ये कैपेक्स वाली स्टोरी बड़ी हो सकती है और इस पर करना चाहिए फोकस। लेकिन इसके अलावा भी एक और स्पेस है जिस पर सबकी नज़र थी सुनील जी, और वो थी रियल एस्टेट सेक्टर को, कि कहीं न कहीं हाउसिंग फाइनेंस को लेकर जो हम इंटरेस्ट और लोन का रिपेमेंट करते हैं उनमें कहीं कुछ छूट बढ़ा दे, या फिर रियल एस्टेट सेक्टर को कुछ और बढ़ावा दे। वैसा कुछ हुआ नहीं, ज़रूरत नहीं है, या फिर थोड़ा मिस हो गया? नहीं अनिल जी, आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर ने डायरेक्ट टैक्सेस में बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं की है। आई थिंक ऐसा लग रहा है कि सोच थी कि इसको स्टेटस को रहने दीजिए, सब चीज़ को कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं करिए, और उसको रहते हुए शायद कुछ भी छेड़खानी नहीं की है। जैसे इवन स्लैब है जो 5-6 साल से चेंज ही नहीं हुए हैं, हो सकता है उसमें भी एक थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता था, मे बी वो अगले साल के लिए रखा है जस्ट बिफोर द इलेक्शंस। बट आई थिंक ऐसा लगता नहीं कि छूट गया है, बट एक पर्पसफुल बोलते हैं ना, नॉन टिंकरिंग विद द डायरेक्ट टैक्स रेट्स, दैट इज व्हाट हैज बीन द थॉट प्रोसेस। लेकिन अगर आप देखिए ना अनिल जी, अगर मेक इन इंडिया होगा, आत्मनिर्भर होगा, जॉब क्रिएशन होगा, तो आई थिंक द टेलविंड ऑफ द होल इकोनॉमी विल लीड टू गुड डिमांड फॉर रियल एस्टेट। तो आई थिंक इस जस्ट खाली थोड़ा बहुत इधर उधर टिंकरिंग से ज़्यादा नुकसान होगा ऐसा लगता नहीं है। द हाउसिंग रेजिडेंशियल साइड में तो काफ़ी अच्छी डिमांड है। दूसरा एक चीज़ ये है कि इसमें मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत होता है। तो 7.5 लाख करोड़ अगर गवर्नमेंट खर्चा करती है, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट करीब करीब 10 गुना होता है उसका। बिकॉज अगर रोड बनेंगे तो उस पर स्टील लगेगा, सीमेंट लगेगा, लेबर लगेगा। सेम इज़ टॉकिंग अबाउट 4 या 5 बड़े रिवर को लिंकिंग करना। एक एक रिवर लिंक करने के लिए 10 से 20 हज़ार करोड़ रुपए की एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है। हर घर में, हर नल में जल का एक अच्छा एक प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने किया है, उसके रहते हुए भी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट भी आएगा। तो आई थिंक ओवरऑल सिर्फ एक या दो चीज़ जो नहीं है उस पर हमें निराशा नहीं होनी चाहिए। आई थिंक वी शुड लुक एट इट एज अ होल पैकेज। बिल्कुल, होल पैकेज, पूरा का पूरा पैकेज, पूरा का पूरा बजट वैसा है जिसमें कहीं कोई निराशा नहीं। लेकिन एक चीज़ और इंटरेस्टिंग दिखिए, वो ये कि बजट के बाद बॉन्ड यील्ड्स में बढ़ोतरी होती हुई दिखिए। 10 साल की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेड करती है उसमें बॉन्ड यील्ड बढ़कर आते हुए दिखे। बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई में बॉन्ड मार्केट को बजट पसंद नहीं आया, या फिर ये बॉन्ड यील्ड्स क्यों बढ़े, और बढ़े तो
क्या असर इसका पड़ेगा। डेट मार्केट के गहरे जानकार हैं नीलेश भाई, उनसे इस सवाल का जवाब लेंगे। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। बजट के इस खास पैनल में बाजार के 4 सबसे बड़े दिग्गज हैं हमारे साथ और मुलाकात कर रहे हैं हम नीलेश शाह, सुनील सिंघानिया, रामदेव अग्रवाल सर और मधु सर के साथ में। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। नीलेश भाई, आपसे ही राय लेना चाहता हूँ। एक बार बजट के बाद तुरंत बॉन्ड मार्केट में थोड़ी सी एक्शन देखने को मिली, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गए, बॉन्ड के दाम घट गए। क्या डर ये है कि ज़्यादा उधार लेना पड़ेगा सरकार को, या कुछ कैलकुलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर वाकई में ये बजट ऐसा है जो महंगाई बढ़ाएगा और बॉन्ड यील्ड्स बढ़ सकते हैं? क्या व्यू है सर आपका? अनिल भाई, बॉन्ड मार्केट को उम्मीद थी कि तकरीबन 13 लाख करोड़ का क्रॉस बोरोइंग प्रोग्राम होगा। उसके सामने सरकार ने 14,95,000 करोड़ का क्रॉस बोरोइंग प्रोग्राम दिया है। ऑब्वियसली उम्मीद से ये बहुत बड़ा नंबर है, बट इसमें 2 चीज शायद डेट मार्केट आज नहीं देख रही है। एक, स्मॉल सेविंग्स कलेक्शन लास्ट ईयर का 5,91,000 था, अगले साल के लिए हमने 4,25,000 करोड़ लिया है, तो 1,66,000 करोड़ का वहां पे हमने कम अनुमान लगाया है। दूसरा, डाइवेस्टमेंट में जैसे मधु भाई ने बताया था कि 1,75,000 करोड़ भी डाल देते थे, बट उसके सामने हमने 75,000 करोड़ लगाया, तो तकरीबन 2,66,000 करोड़ रुपया रिसीट साइड पे हमने पिछले साल के अनुमान में कम लगाया है, और उस वजह से बोरोइंग प्रोग्राम 14,95,000 करोड़ है। अगर वो 2,66 यहाँ पे लगा देते तो बोरोइंग प्रोग्राम मार्केट की धारणा के अनुसार हो जाता। दूसरी चीज, डेट मार्केट ने ये उम्मीद लगाई थी कि इस बजट में हम बॉन्ड इंडेक्स इंक्लूजन के रोड मैप के बारे में बात करेंगे। अनफॉर्चुनेटली बजट में उसके बारे में भी कोई बातचीत नहीं हुई। तीसरी चीज है कि यूएस में फेड रेट बढ़ रहा है, इस साल 3 की जगह पे शायद 6 हाइक करेगा, ऐसा लोग सोच रहे हैं। मार्च में 25 की जगह 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक करेंगे, वो भी डर है। तो इन चीजों ने भी लोकल यील्ड्स के ऊपर एक इम्पैक्ट करके रखा है। मेरे हिसाब से डेट मार्केट की सारी नजरें अब आरबीआई की तरफ जाएगी। कैसे वो ये 15 लाख करोड़ के ग्रॉस बोरिंग प्रोग्राम को निकालेगा, वो जिस तरह से मार्केट को कॉन्फिडेंस दे पाएगा, कंफर्ट दे पाएगा, वैसे ब्याज की दरें मूव करेगी। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा डेट मार्केट के एक्शन का विश्लेषण। मधु सर, अब बाजार पर आते हैं। बजट के बाद का क्या डायरेक्शन है बाजार की? क्योंकि इस बार है ना, जब हम दिसंबर के अंत में या जनवरी की शुरुआत में साल के आउटलुक पर बात कर रहे थे, लगभग बाजार में एक आम धारणा सारे एक्सपर्ट्स की ये थी कि भाई थोड़ा ये साल पैसा बनाना मुश्किल है, मार्केट थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है। क्या ये बजट इस बाजार की डाउन साइड रिस्क को लिमिटेड करता है? क्या तेज़ी बनेगी? आपका व्यू बताएं सर। तो अनिल भाई, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ। पिछले 2 साल जितना पैसा बना है दबा के, उसको एक्स्ट्रापोलेट अपने माइंड में भी नहीं करना चाहिए, और वह ऐसी धारणा भी नहीं रखनी चाहिए कि अगले 1-1.5 साल में वो परफॉर्मेंस रिपीट होगी। तो ये जो अपनी एक्सपेक्टेशन है वो डेफिनेटली मॉडरेट रहनी चाहिए कि अगर आपको फिक्स्ड इनकम में 5% मिल रहा है और इक्विटी में अगर आप 12-15% कमा पाते हो इस साल, तो मेरे हिसाब से अच्छी बड़ी उपलब्धि रहेगी। दूसरा, मुझे लगता है ये साल जैसे लास्ट 1.5-2 साल था वो स्ट्रेट लाइन थी। वो तो हाइंडसाइट में पता चलता है कि वो स्ट्रेट लाइन थी, पर वो रिलेटिवली स्ट्रेट लाइन थी। इस बार मुझे लगता है बाजार थोड़े वॉलेटाइल रहेंगे। ये ग्लोबल इन्फ्लेशन का वरी, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट का वरी, थोड़ा लिक्विडिटी स्क्वीजिंग आउट, और जो थोड़ा बहुत ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी चल रहा है जो चारों तरफ, उसकी वजह से मुझे लगता है इस बार मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। तो दिस मार्केट, अनिल भाई, इज गोइंग टू बी अ मार्केट वेयर द स्टॉक पिकर्स विल विन. You will have to do the analysis, but need not necessarily buy the company which you analyze the same day. You will have to wait for this volatility to happen, and then take your bet in a very calibrated manner. तो मुझे लगता है equity still will be preferred asset class. Still it will possibly generate the best returns
अमंगस्ट एवरी अदर एसेट क्लास। सो इक्विटी में तो रहना ही है, पर थोड़ा अपने दिमाग को संभाल के रखना है, थोड़ा केयरफुल तरीके से इन्वेस्ट करना है इस साल में। और जो आपको अवॉइड करना है, बिकॉज पैसा कमाना ज़्यादा ज़रूरी है, पर पैसे को खोना उससे कम, या नहीं खोना या कम खोना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जितना एक यूफोरिक माहौल जो बन रहा है ना, कोई भी भाव पे आप कोई भी शेयर लेने के लिए निकल गया हो, वहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा इस साल। जो मार्केट ने ऑलरेडी बता दिया है पिछले एक डेढ़ महीने में, इस साल का जो रुख बन रहा है, आप देख ही रहे हैं कैसे शेयरों की पिटाई हो रही है, जहाँ पे भी एक्सेसिव स्टोरीज है या एक्सेसिव वैल्यूएशन है। बिल्कुल ठीक बात है, स्टॉक पिकर्स मार्केट है। लेकिन हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मधु सर आपने कही हो कि पैसा अब भी बनेगा यहीं, कम बने ज़्यादा बने, और दूसरे एसेट क्लास के मुकाबले में ज़्यादा बनेगा। और ये बात इस साल, हर साल, ज़िंदगी भर रामदेव सर भी यही कहेंगे। तो रामदेव सर, फिर इस बजट को देखने के बाद पैसा लगाने का वक्त है या इंतज़ार करने का? नहीं, इंतजार तो क्या करेंगे। मतलब जो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं आपको, देखिए पोर्टफोलियो में ये नहीं मालूम पड़ता है कि कभी मतलब इवन ग्लोबल मार्केट्स कभी करेक्ट होके वापस बढ़ जाए, क्योंकि देखिए कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स वर्ल्ड वाइड एंड इंडिया में पर्टिकुलरली will be very strong. We must not forget that. So we can track only corporate profits. We don't know who will buy, who will sell. उसका ये बहुत बहुत मुश्किल है कि एफआई खरीदेगा, बेचेगा, क्यों खरीदेगा, क्यों बेचेगा, बहुत मुश्किल है बोलने का। शायद उनको ही नहीं मालूम होगा, हमको तो छोड़िए आप। तो मेरा तो एक ही काम है कि भाई मैं देखूँ कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कॉर्पोरेट प्रॉफिट का डायरेक्शन स्ट्रांगली अप है या स्ट्रांगली डाउन है या फ्लैट है। मेरे हिसाब से ये बजट के बाद कॉर्पोरेट प्रॉफिट का रुख जो है वो स्ट्रांग होगा, काफी स्ट्रांग होगा। कई उसमें सेक्टरल डिवाइड रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल कॉर्पोरेट प्रॉफिट भी अप एंड पी मल्टीपल, मेरे को ऐसा लगता है जो बेस्ट अंडरस्टैंडिंग है 12 महीने का, मुझे लगता है थोड़ा सा निगेटिव साइड रहेगा पी मल्टीपल। लेकिन ऑन द होल मुझे लगता है फ्लैटिश टू से सिंगल डिजिट आपको रिटर्न मिल सकता है इस साल। ओके, फ्लैटिश टू सिंगल डिजिट मतलब 5 से 10% बन जाए तो काफ़ी है। और मधु सर भी यही कह रहे हैं कि भाई ठीक है, दूसरों के मुकाबले में यह ज़्यादा बनेगा, तो दूसरों के मुकाबले में 5-6% आपका डेट में हो गया, उससे थोड़ा ज़्यादा बन जाएगा। लेकिन सुनील सर, मेरा सवाल ये कि फिर ये समझिए कि इस बजट के बाद क्या हम ग्लोबल मार्केट्स कमज़ोर हुए तो हम कम कमज़ोर होंगे, या वो बढ़े तो हम ज़्यादा बढ़ेंगे? कितना, इतना तो हो सकता है? तो अनिल जी, नियर टर्म में द वर्ल्ड इज़ फ्लैट। सब मार्केट एक डायरेक्शन में बढ़ते हैं घटते हैं। लेकिन अगर आप देखिए लास्ट 2 महीने का भी अगर आप ट्रेंड देखिए, नैस्डैक ऊपर से 15% गिर गया था, डाउ और S&P भी गिरे थे, दूसरे मार्केट भी गिरे थे। इंडियन मार्केट लास्ट 2 महीने में भी पॉजिटिव है। इनफैक्ट अगर आप ईयर टू डेट देखें 1 जनवरी 22 से लेके आज तक, आज भी हम पॉजिटिव हैं 1%। तो आई थिंक इन द नियर टर्म ऑल्सो इतना एफआई का सेलिंग हो गया, फिर भी हमारा मार्केट उसको विथस्टैंड कर चुका है। आप बोल सकते हो कि रिटेल का एक प्रेजेंस है या लोकल इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर है कि ये टिका हुआ है बाजार। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, जीडीपी का भी एक जो टेलविंड है बहुत ही अच्छा है। नियर टर्म में अगर ग्लोबल मार्केट जोर से अगर करेक्ट होते हैं तो इंडिया में भी थोड़ा बहुत तो उसका इफेक्ट आएगा ही, बट आई थिंक मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म में ये डिस्कनेक्ट थोड़ा थोड़ा होता ही है हर बार। और हम सब कह रहे हैं वैल्यू वर्सेस ग्रोथ, ये अभी एक ट्रेंड अभी शुरू हो गया है कि जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाइप थी, जैसे यूएस में भी नैस्डैक ज़्यादा करेक्ट हो रहा है डाउ के मुकाबले, क्योंकि वहाँ ज़्यादा हाइप थी। कंपनियां जिसका प्रॉफिट क्या रेवेन्यू का भी अता पता नहीं है, वो भी 20 बिलियन 50 बिलियन $100 बिलियन पे ट्रेड हो रही थी। इंडिया में भी हमने देखा कि वैसी कंपनियां की ऐसी धुलाई हुई है जो पहले कभी देखी नहीं गई है। तो आई थिंक एक जो है ना, अगर आप सही प्रॉफिट फोकस्ड कंपनियों में हैं तो आई थिंक आपका जो रेजिलियंस है डिस्पाइट ऑल द वॉलेटिलिटी इन द मार्केट्स इज मच हायर, और वो क्लियर दिख रहा है। जहाँ पे भी अर्निंग्स का टेलविंड है वहाँ स्टॉक गिरे नहीं है या बहुत कम गिरे हैं। आई थिंक ये ट्रेंड अगले 2-3 साल के लिए बहुत ही क्लियर दिख रहा है, और इंडिया वुड बेनिफिट, क्योंकि ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि इंडिया सस्ता नहीं है, लेकिन इंडिया ज़्यादा महंगा भी नहीं है। 18 का पी है, उसमें भी काफ़ी हाई पी के स्टॉक्स भी उसमें आ गए, इसके लिए 18.5 है। अगर वो 2-3
हाई पी के स्टॉक निकाल दो तो निफ्टी 15 पी के नीचे आ जाएगी। और जो पुराने जो बोलते हैं ना, जो इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स रहते थे, जैसे यूटिलिटीज़ है या इवन मेटल्स है, बैंकिंग है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन इनके प्रॉफिट के हिसाब से अभी भी पार्टिसिपेट किया नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो डीकपल होगा, और फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी इंडिया जैसी लार्ज बड़ी इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं करने की, ऐसे मुझे लगता नहीं कि उनको कोई एक ऑप्शन है। ठीक बात है। तो ये एक बड़ा बदलाव आपके लिए होता हुआ दिखेगा। तो आइए अब कहाँ आपके लिए हैं पैसा लगाने के मौके, ये जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस ग्रोथ बूस्टर बजट के बाद कहां आपके लिए हैं निवेश के मौके, आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है। रामदेव अग्रवाल सर, मधु केला सर, नीलेश शाह साहब और साथ ही सुनील सिंघानिया जी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। और मधु सर, आप इसे समझना चाहता हूं, अब कौन सी है वो थीम्स, कौन से हैं वो सेक्टर्स जो आपको लगता है कि बजट के बाद अब रहेंगे एक्शन में और जहाँ पर निवेशकों को सोचना चाहिए पैसा लगाने के बारे में? तो अनिल जी, मेरा वही बेसिकली दो ब्रॉड थीम्स है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। एक है जो अपने को एक सिक्लिकल अपटर्न इंडिया में दिख रहा है इन द इकोनॉमी, जहाँ पे वैल्यूएशन अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, बहुत सारे विद इन दैट सेक्टर, राइट। तो वहाँ पे मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो भले बॉटम अप बेसिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियाँ हों या बॉटम अप बेसिस पे मेटल कंपनियाँ हों, या जैसे अपन इतने दिनों से बात करते आ रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, अगर आप देखिए उनकी परफॉर्मेंस विद इन सम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, दे हैव डन एक्सीडिंगली वेल इन लास्ट 1 ईयर। तो वहाँ मुझे लगता है अभी भी वो थीम में दम है और वहाँ पे अभी भी अपॉर्चुनिटीज अपने को दिख के आएगी। दूसरा जो ब्रॉड एक जो दूसरा थीम है वो मैन्युफैक्चरिंग का थीम है, विच इज़ बीइंग निगलेक्टेड फॉर मैनी ईयर्स। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है अभी, एक तो PLI की वजह से अट्रैक्टिव लगता है, दूसरा चाइना +1 स्ट्रैटेजी की वजह से अट्रैक्टिव लगता है, तीसरा ये आत्मनिर्भर भारत जो हम एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी वजह से अट्रैक्टिव लगता है, और चौथा जो ओवरऑल केपेक्स प्लान है उसकी वजह से अट्रैक्टिव लगता है। तो ये ब्रॉड दो थीम्स में जो भी सेक्टर, जो भी कंपनियां आपको समझ में आती है, मुझे लगता है यहाँ से अभी भी पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल्स, प्राइवेट बैंक्स, ये वो थीम्स हैं जो अब भी आपको मजबूती से पैसा बना कर देगी, ये मधु सर का मानना है। रामदेव सर, आपको क्या लगता है कहाँ पर पैसा बनेगा? सिक्लिकल अपटर्न में मेरे को लगता है कि फिनेंशियल्स जो है, आपके बैंकिंग जो है सिस्टम जो है, उसमें क्रेडिट ऑफटेक सुधरना चाहिए। अभी जो 8-9% है वो बढ़ के 12-13% तक हो जाना चाहिए। और उसमें देखिए क्या है कि पूरा सेक्टर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। उसमें जो क्रेडिट ऑफटेक है, क्रेडिट ग्रोथ है, इंक्रीमेंटल क्रेडिट शेयर जो है वो प्राइवेट सेक्टर के चारों बैंक है, उनका मेरे ख्याल से डिस्प्रोपोर्शनेट लार्ज शेयर है, 60-65% इन लोग का है, चारों लोग का। तो मुझे लगता है कि जैसे ये टेक ऑफ होगा इकोनॉमी में, जो बिल्डअप होगा मोमेंटम पोस्ट कोविड, उसमें क्रेडिट ऑफटेक होगा और क्रेडिट कॉस्ट नीचे आएगा। दोनों तरफ से होगा, आपका टॉप लाइन भी बढ़ेगा और क्रेडिट कॉस्ट जो है वो नीचे आएगा। तो उसके चलते आपको प्रॉफिट ग्रोथ जो है काफी जोर से बढ़ेगा। हो सकता है 25% बढ़े, 30% बढ़े। और सबने इतने कोविड प्रोविजन किए हुए हैं कि उनको एक्चुअली अनवाइंड करना पड़ेगा। एटलीस्ट इंक्रीमेंटल क्रेडिट प्रोविजन बहुत कम रहेगा। तो उसके चलते मुझको लगता है कि बैंक जो है, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सब जगह में आएगा, लेकिन टॉप लाइन ग्रोथ ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स में आएंगे। तो उसके चलते मुझको लगता है कि बैंक शेयर्स अच्छे रहेंगे। इंश्योरेंस में भी अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा, क्योंकि जो क्लेम्स जो है वो बहुत ज़्यादा थे कोविड के पीरियड में, उसके चलते रेट्स बढ़ गए। अब अगले साल जो है रेट्स बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन क्लेम्स कम हो जाएंगे, तो उससे प्रॉफिट में भी काफ़ी इजाफा होगा। तो ऐसा मुझको लगता है पूरा फाइनेंशियल सेक्टर विल बी इंटरेस्टिंग अभी, मतलब आगे ये इस पोस्ट कोविड माहौल में। दूसरा टेक जो है, टेक बूम जो है वो बहुत बड़ा है, और मुझे तो लगता है कि Y2K से भी बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और इसमें मोमेंटम काफ़ी रहेगा। अभी तो कोई नहीं बोल सकता कि 4 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, लेकिन जो वहाँ का कैपेक्स है, अमेरिका का कैपेक्स है, वो यहाँ का
आईटी बूम कहलाता है। तो मुझको लगता है कि इसमें जो फुल्ली प्राइस नहीं है, बहुत हाई क्वालिटी फ्री कैश फ्लो सिक्योर बिजनेसेस हैं। मुझको लगता है ये भी सेक्टर देखने जैसा है। इसमें आप मिड कैप खरीदें, लार्ज कैप खरीदें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये सेक्टर भी बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो ये बड़े इंटरेस्टिंग सेक्टर्स हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, आईटी। आईटी सेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग बताया और वैल्यूएशंस वाकई में आप जो कह रहे हैं काफ़ी अट्रैक्टिव हो भी चुके हैं। नीलेश भाई, आपको क्या लगता है, क्या कुछ बजट के बाद इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में बदलाव करने की ज़रूरत है, एसेट एलोकेशन में बदलाव करने की ज़रूरत है? अभी भी मार्केट अनिल भाई फेयर वैल्यू के आसपास है। ये दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट के तहत कुछ ब्रोकरेज हाउस ने अर्निंग रिवीजन थोड़ा अपग्रेड किया है। पहले लगता था कि 875 रुपीज अर्निंग पर शेयर आएगी निफ्टी 50 की इन FY23, अब 885 की बोल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन वाइज मार्केट फेयर वैल्यू रेंज में ही है, और बजट से वो फेयर वैल्यू रेंज में कोई तब्दीली बहुत बड़ी नहीं होती है। तो आप अपना असेट एलोकेशन फॉलो रखिए। इक्विटी में आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं इक्वल वेट के अनुरूप। करेक्शन आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा उस वेट को बढ़ाने के लिए। डेट में निवेश करना है तो शॉर्ट टू मीडियम ड्यूरेशन 1 साल से लेके 5 साल के पेपर में निवेश करना या उस प्रकार के फंड में निवेश करना उचित रहेगा। और थोड़ा बहुत एलोकेशन ऑफशोर फंड्स या गोल्ड जैसे असेट क्लास में भी आप कर सकते हैं। सिंह, इस पर भी मैं आपसे एक राय और लूँगा कि किस तरह के फंड्स इस वक्त, अगर सेक्टोरल फंड्स हैं वो अच्छे हो सकते हैं या कौन से सेक्टर्स अच्छे रह सकते हैं। लेकिन उससे पहले सुनील जी, आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके लिहाज से कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म करेंगे? नहीं, आई थिंक बहुत ही कंसेंसस है। मुझे भी लगता है कि फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छा करेंगे। लेकिन अनिल जी, फाइनेंशियल्स में अगर आप देखो ना, तो डिस्पैरिटी ऑफ रिटर्न बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप 2021 का साल लो, तो जो सबसे अच्छे 2 बैंक हैं इंडिया के, सबसे लार्जेस्ट और बेस्ट बैंक्स प्राइवेट सेक्टर में, वो दोनों ने रिटर्न दिए ही नहीं है। और उसको छोड़ के अगर आप बाकी 3 बैंक देखो, जिसको हम कॉर्पोरेट बैंक बोलते हैं, जिसमें एक PSU बैंक्स भी है, उनके रिटर्न्स 40 से 60% रहे हैं। तो फाइनेंशियल्स में भी आपको है ना स्टॉक पिकिंग जरूर करना पड़ेगा। आप खाली फाइनेंशियल्स में इन्वेस्ट हो जाओ और गलत स्टॉक में इन्वेस्ट हो जाओ तो आपके रिटर्न नहीं बनने वाले हैं। आईटी में मैं रामदेव भैया से सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि आईटी इज़ अ गुड सेक्टर। इसमें जो कंपाउंडिंग आपका प्रॉफिट ग्रोथ होगा 15 से 20% का, अगर उतना भी रिटर्न बन जाए तो आई थिंक ये मार्केट में बहुत ही अच्छा रिटर्न कहलाएगा। स्टील छोटा सेक्टर है, बट स्टील में मेरा ध्यान बहुत ही तेज है। कंपनियों के जो बैलेंस शीट्स हैं वो एकदम ही डिलीवर हो गए हैं। जो 6 टाइम डेट टू एबिटा था वो 1 टाइम डेट टू एबिटा में आ गया है। ग्लोबली स्टील में काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ है और हर देश इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की बात कर रहा है। तो अगर हर देश अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करेगा तो स्टील की डिमांड कम हो ही नहीं सकती है। तो आई थिंक एक कोई मिनी सेक्टर है जो हम देख सकते हैं। और एक सेक्टर ऐसा है जो चला ही नहीं है 1 साल 1.5 साल से, वो है फार्मा। बट अगर आप दिसंबर के रिजल्ट्स देखो, आप सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए हैं। और अभी तक पूरा है ना ओपनिंग अप ऑफ नॉर्मल लाइफ हुआ नहीं है। आई थिंक नेक्स्ट 3-4-6 महीने में अब ये कोविड आई थिंक इतना बड़ा एक क्वेश्चन मार्क नहीं रह गया है। लोग उसको अपने लाइफ में वे ऑफ लाइफ करके एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो जो ट्रीटमेंट थे या जो अपने बीमारियां थी जो हम उसको टाल रहे थे, वो सब का एक बड़ा डिमांड आ सकता है। तो आई थिंक फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जिसमें स्टॉक्स है ना, कभी हमें 15-20 के पी में मिलते नहीं थे ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों के, अब मिल रहे हैं क्योंकि कोई देख नहीं रहा है उसको। आई थिंक दिस कैन बी अ डार्क हॉर्स सेक्टर। इंटरेस्टिंग। फाइनेंशियल आईटी तो है ही, लेकिन इसके अलावा फार्मा शेयर अच्छे करेक्शन के बाद बढ़िया मौका दे सकते हैं। नीलेश भाई, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ और वो ये कि किस तरह के फंड्स पोर्टफोलियो में होने चाहिए, किस तरह के सेक्टर्स पोर्टफोलियो में होने चाहिए? अगर आप लमसम निवेश करना चाहते हैं तो इक्विटी के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड या असेट एलोकेटर फंड अप्रोप्रिएट रहेंगे, जहां पे फंड मैनेजर मार्केट के वैल्यूएशन के अनुसार इक्विटी और डेट में या गोल्ड में निवेश करता रहता है। अगर आप डेट में निवेश करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, PSU डेट फंड या डायनामिक बॉन्ड फंड टाइप के फंड उचित रहेंगे। अनिल भाई, बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त डेट
फिक्स डेट इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे फिक्स डिपॉजिट्स हो, चाहे डिबेंचर्स, बॉन्ड्स हो, कंपनी एफडी हो, उसमें जो लो रिटर्न मिल रहे हैं उसकी वजह से परेशान है। उनके लिए महंगाई उस रिटर्न्स के आसपास या ज्यादा है, और इसलिए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप लोग हाइब्रिड फंड्स को देखना चालू करें। अगर आप हाइब्रिड फंड्स में देखें तो कंजर्वेटिव या डेट हाइब्रिड स्कीम जिसे कहते हैं, वो 15 से 25% के आसपास इक्विटी में निवेश करता है। इक्विटी सेविंग स्कीम 25 से 50% के आसपास इक्विटी में निवेश करता है। बैलेंस फंड 65 से 80% इक्विटी में निवेश करता है। तो ये आप अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार हाइब्रिड फंड में निवेश कर सकते हैं, और उसमें डेट, प्योर डेट से अच्छे रिटर्न आने की उम्मीद है। ऑब्वियसली इक्विटी है तो थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, बट उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए रिटर्न भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाए और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर के साथ बैठ के ये तय करे कौन से फंड में डालना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो बैलेंस एडवांटेज फंड है वो जो इस तरह के माहौल में रहेगा आपके लिए बेहतरीन, जहाँ पर फंड मैनेजर को की एक्सपर्टाइज पर आप भरोसा कर सकते हैं कि वो डिसाइड करे डेट और इक्विटी में किस तरह से बैलेंस बनाना है। लेकिन फिलहाल आपकी जो बैलेंस ओपिनियन आई है हमारे दर्शकों के लिए वो बेहद काम की है, एंड आई एम श्योर बजट के आप सबके विश्लेषण से हमारे दर्शकों को ज़रूर फ़ायदा होगा। रामदेव सर, नीलेश भाई, मधु सर, सुनील सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बड़े और बिजी दिन आपने अपने शेड्यूल में से समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू सर। और बजट के इस खास शो में, इस खास बड़े पैनल में आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।